हेलो एंड वेलकम। मैं हूं राज जायसवाल, डायरेक्टर जीएसपी कॉन्वेंट स्कूल। आज हमारे विद्यालय में एक ऐसे शख्सियत का आगमन हुआ है, कहें कि उनकी जितनी उम्र है उससे कहीं ज्यादा उनके नाम उपलब्धियां हैं। जी हां, जिन्होंने महज 18 साल की उम्र में एवरेस्ट जैसी चोटी की चढ़ाई साइकिल से कर डाली। हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग शिवम पटेल जी का। सर, स्वागत है आपका हमारे स्कूल में। सर, कुछ बचपन की पृष्ठभूमि आप बताएं हमारे बच्चों को कि कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भानुकुन आनंद एंड अंश श्रीवास्तव आज अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनको भी काफ़ी धन्यवाद कहूँगा कि इन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया। और सेकेंड थिंग ये कि देखिए, बचपन सबका एक जैसा ही होता है लगभग, क्योंकि बचपना जो होता है किसी को पता नहीं होता कि हम आगे का हमारा क्षेत्र किस तरीके किस फील्ड में स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि उस समय हमें कई चीज़ें ज्ञान नहीं होती हैं। लेकिन जब शुरुआती दौर में मैंने पढ़ाई शुरू किया तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था कि माउंटेनिंग करना है या ऐसा कुछ। क्लास 5th तक मेरा नॉर्मल क्लासेस ही रहे हैं, नॉर्मल स्कूल से स्कूल जाना, स्कूल से घर आना। लेकिन ये कभी कभी मन में आता था कि कुछ अलग करना है, लेकिन क्या करना है ये नहीं पता था। कभी साइंस फील्ड में भी काफ़ी मैंने जो स्कूल में फेयरवेल वगैरह होता था तो वहाँ पे साइंस फेयर लगता था, काफ़ी चीज़ें बनाता था। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अवार्ड भी उस पर लेके आया। तो पापा को था कि इंजीनियरिंग में पढ़ाई करनी है, कभी कुछ और किया तो डॉक्टर बनना है। तो बचपन से सबका यही होता है कि डॉक्टर, हर गार्जियन ऐसे ही सोचता है, नॉर्मल होता है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन जैसे जैसे अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया, फिर हमें पता लगना शुरू हुआ कि हाँ, कुछ अलग है और कुछ अलग करना है। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या आपको अभी कभी ऐसा महसूस हुआ कि अगर मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है तो क्या होगा? देखिए, पहले तो डेडिकेशन तो पढ़ाई को लेके वही रहता है कि नौकरी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, जब समझते हैं चीज़ें बहुत सारी अभी आप लोग जिस उम्र में हो उस उम्र में समझ नहीं आएगा कि नौकरी क्या है, फाइनेंशियली स्टेबल कैसे होना है, बिजनेस क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या अपने पेरेंट्स पे आप डिपेंडेंट हो। आपके पेरेंट्स आपकी फी सबमिट कर रहे हैं और आपके सारी एजुकेशन से लेके खाने पीने का सब कुछ आप पे वेयर कर रहे हैं। सो इस समय आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि पढ़ना है। कुछ लोगों का अलग फील्ड में करने का होगा, कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे ऐसे दिन के भाई हैं तो सिंगिंग करते हैं वो। वैसे कई बच्चे होंगे जो कि साइंस में आगे होंगे, कई फील्ड में आगे होंगे, डांस में होंगे। तो उनको अगर सपोर्ट मिल रहा है तो उनको लगता होगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है। अगर सपोर्ट नहीं मिलता होगा तो लगता होगा कि मुझे पढ़ाई करके ही अपने पेरेंट्स को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं पहले जॉब कर लूँ फिर अपने सपने को पूरा करूँ। लेकिन जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, जैसे 10th क्लास आप पास आउट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार यहाँ से तो कुछ दुनिया अलग बदल रही है, बिल्कुल कुछ अलग लग रहा है। क्योंकि वहां पे आपको एक फील्ड मिलता है ना, कि एक ड्रॉप मिलता है जहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा आप स्थिरता से समझते हो कि यार 10th में 11th में कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ाई किया जाए। क्योंकि 10th तक तो आपका कॉमन सब्जेक्ट चलता है, लेकिन जब सब्जेक्ट चेंज होता है तो अपने फील्ड को डिसाइड करते हो आप। और जैसे 12th खत्म होता है फिर आपकी जो लाइफ की फील्ड होती है ना, लाइफ में क्या करना है, ग्रेजुएशन करना है या किसी कंपटीशन की तैयारी करना है या कुछ और करना है, तो वहां से शुरू होता है। लेकिन मेरा उससे पहले शुरू हो गया। मैंने जब शुरुआत किया तो मैं 10वीं में था। 10वीं में मैंने यहाँ से पढ़ाई कंप्लीट किया, कोविड के टाइम पे कंप्लीट हुआ। जैसे 11th में मेरी तैयारी शुरू हुई तो प्लानिंग तो 9th क्लास में हो गया था, मुझे इंडिया टूर करना है जी। और जैसे 10th खत्म हुआ तो पेरेंट्स से मैं परमिशन लेना शुरू किया कि मुझे करना है। तो उनका परमिशन था कि नहीं करना है, क्योंकि क्यों जाने देंगे साइकिल लेके रोड पे। बिल्कुल। सब हमारे नजर में तो साइकिल एक नॉर्मल ही है कि हम रोड पे चलाते हैं और उसका कोई फील्ड नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेशनली ग्लोबली जाया जाए तो साइकिल एक ऐसा फील्ड है, साइकिलिंग, जिसमें ओलंपिक तक अवार्ड आते हैं, ओलंपिक में भी मेडल आते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई स्कोप ही नहीं है अपने। इवन ऐसी गलतियां ऐसे नहीं है कि हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई स्कोप नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा है। इवन हमारी गवर्नमेंट भी इस पे फोकस नहीं करती है जी। अपने मंडल, तो क्या आपको, मैं आपको रोक रहा हूँ, तो क्या आपको इसका कुछ रिग्रेट है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है? रिग्रेट है। मैं अभी भी एक स्पोर्ट पर्सन होकर मैं वेस्ट बंगाल से खेलता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट प्लेयर नहीं हूँ, मैं वेस्ट बंगाल का स्पोर्ट प्लेयर हूँ। हम इस पे गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि इस पे जो लोकल के लोग हैं, हमारे मंत्री जी हैं या विधायक जी हैं, इस पे सपोर्ट करें और इस चीज को सरकार तक पहुंचाएं कि ताकि इनको यूपी से खेलने का मौका मिले। तो सारी चीजें कर रहे हैं। और दूसरी चीज है कि
अगर आपको लगता है कि आप किसी फील्ड में जाना चाहते हो तो उसमें प्रूफ करने में काफी समय लग जाता है। बिल्कुल। जैसे कि अभी आप किस क्लास के, आई थिंक 6, 7, 8 के हैं। 6, 7, 8 के, हाँ। तो अभी आप 9th जब प्रिपरेशन करना शुरू करोगे तो उस टाइम आपके पास प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाएगा कि बोर्ड आ रहा है तैयारी करनी है, बोर्ड आ रहा है तैयारी करनी है। वैसे ही हमारे ऊपर भी प्रेशर आते हैं कि जब माउंटेन क्लाइंबिंग होता है, तो इसके पहले अभी मैं बताया कि अभी मुझे नवंबर में क्लाइंबिंग करना है और अक्टूबर से ही लग जाना है उसी माउंटेन फील्ड में। तो जिस समय मैं 11th 12th की तैयारी कर रहा था, यहाँ से निकला, मैं पता है कि मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट छोड़ूंगा, बाहर पढ़ाई करूंगा। तो मैं महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज में एडमिशन लिया, अपने प्रिंसिपल को जाकर सारी चीजें बताई कि सर मुझे ऐसा ऐसा करना है और मुझे आप बताओ कैसे करूं, क्योंकि पढ़ाई को मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि पेरेंट्स का है कि पढ़ाई छोड़ दिए तो घर से निकाल देंगे। और अगर पढ़ाई मतलब कर किया तो यहाँ पे मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा वो एक टारगेट था कि मैं 18 का उम्र पार करते करते भारत देख लूं। तो फिर मैं बताया उनको और काफी चीजें डिस्कस हुई। उन्होंने कहा हाफ ईयरली एग्जाम दो 11th का और निकल जाओ, सपोर्ट मेरा रहेगा। बहुत अच्छा रहा, आपका सहयोग मिला। अच्छा, वो कौन सा पल था जब आपने तय किया कि मुझे साइकिल से माउंटेनिंग करनी है? साइकिल से माउंटेनिंग तो मैं एमटीवी साइकिलिस्ट हूँ। मैंने 2 नेशनल गोल्ड मेडल आ रखे हैं और 3 इंटरनेशनल खेल चुका हूँ, जिसमें 2 एक ब्रॉन्ज आया, एक गोल्ड मेडल आया। तालियां होनी चाहिए भाई। जब मैंने एमटीवी किया तो मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, दोनों पैर मेरे सही नहीं है, दोनों डैमेज हैं और एक हाथ भी टूट गया। तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया 2 साल के लिए। तो 2 साल मेरे पास समय बच गया, तो अब उस 2 साल में तो मैं एमटीवी करने अभी भी डिस्क्वालीफाई चल रहा हूँ, दूसरा साल है। तो काफी चीजें मैं कोशिश किया कि मैं करूँ, नहीं हो पाया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं तो साइकिलिस्ट हूँ, इंडिया टूर किया हूँ और मेरा टारगेट है कि माउंटेनिंग करूँ, तो दोनों को कोलैब क्यों ना कर दिया जाए। जी जी। और ऐसा कोई कर भी नहीं रहा था इंडिया में। तो मैंने जब दोनों का कोलैबोरेशन किया और जैसे मैंने पोस्ट किया लिंक्डइन पे, मैंने पोस्ट किया था, वहां से मुझे कुछ साइकिलिस्ट का ग्रुप मिल गया और फिर मैंने उनसे गाइडेंस लेना शुरू किया कि कैसे क्या होता है, कैसे परमिशन होता है, कैसे क्या नहीं होता है। चीजें इजी होती गई और फिर एक डेडिकेशन बना कि करना है। ये आइडिया आपको कहाँ से आया? किसी से इंस्पिरेशन मिला आपको किसी को फॉलो किया आपने ऐसा? देखिए, शुरुआती दौर में अगर आपके घर में डिस्कवरी चैनल चलता होगा तो बियर ग्रिल्स को सब देखते हो। तो मेरा बचपन से अगर देखा है तो इस एडवेंचर मतलब अगर नॉलेजेबल अगर देखा है तो अभी यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन अगर एडवेंचर में देखा है तो सबसे ज्यादा अगर फॉलो किए जाने वाले कोई पर्सन है तो बियर ग्रिल्स हैं। और उनको वो उनका खुद का एक डेडिकेशन है, क्योंकि पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी और उन्होंने अपने आप को फिट किया और एवरेज विदाउट ऑक्सीजन चढ़ गए। विदाउट ऑक्सीजन वो एवरेज चढ़े, अपने आप को प्रूफ किए कि आई कैन डू इट। जब उन्होंने कर लिया तो हम क्यों नहीं, हमारे तो पैर हाथ सब सलामत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हमने भी कोशिश किया और कर दिखाया, हो गया कई तरीके से। ये बहुत बड़ा फैसला है साइकिलिंग करना और माउंटेन पे जाना। इस फैसले पर परिवार और गांव के लोगों का क्या प्रतिक्रिया रहा? कितना लोगों ने आपको साथ दिया, कितना हतोत्साहित किया या कितना साथ दिया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब शुरुआती दौर था उस समय तो कोई सपोर्ट नहीं था, इवन फैमिली का भी सपोर्ट नहीं था, क्योंकि जब मैंने शुरुआत किया था तो एक ऐसा था कि मुझे करना है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है। जी। पेरेंट्स का ऐसा था कि तुम्हें पढ़ाई करना है, नहीं करोगे तो घर रहना है, तो पढ़ाई छोड़ के कहीं जॉब कर लो। लेकिन मेरा यह था कि मैं पढ़ाई भी नहीं छोड़ूं, क्योंकि मेरा पढ़ाई बहुत तना है, हेल्थ को भी लेके और काफी बैक लगा है पढ़ाई में, लेकिन पढ़ाई कभी छूटा नहीं। अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, तभी भी मैं स्टूडेंट था और आगे भी स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ऐसा होता है जहाँ पे आप हर पल सीखते हो। मेरा मानना ये है कि जीवन सीखने में निकल जाए तो बहुत बेहतर होगा। सही बात है। तो मैंने घर छोड़ दिया, 11th के जैसे एडमिशन कराया, घर छोड़ दिया और 1 महीने बाद घर से बात होनी बंद हो गई। घर से बात नहीं होता था? बिल्कुल नहीं, ब्लॉक कर दिया मुझे एकदम। मम्मी से कभी कभी होता था, लेकिन पापा से कभी नहीं होता था। तो पैसे की दिक्कत होने लगी, तो मैंने, आप जाएंगे गोरखपुर कभी तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल है पेनिसिया, तो पेनिसिया शासन, जी जी जी, वहाँ मैंने गार्ड का जॉब किया। और उसके बाद में, क्योंकि वहाँ टाइम मिल जाता था मुझे, रात में 6 बजे से ड्यूटी स्टार्ट होती थी और मैं 8 बजे आता था, कोचिंग वगैरह पढ़ के और पढ़ा के भी। कोचिंग पढ़ाता था और पढ़ता भी था। तो 8 बजे से ड्यूटी करता, सुबह मैं 5 बजे फ्री हुआ था, मुझे टाइम दे देते थे। और रात में क्या था कि ड्यूटी ऐसी थी कि मैं सो भी जाता था वहाँ पे, तो काफी ब्रीफ मिलता था और सैलरी आती थी, तो उससे मैनेज होता था। 6 बजे आपका काम चलने लगा। हाँ। की बात करेंगे, जब आपने साइकिलिंग शुरू की तो शुरुआती दिनों कैसे रहे, क्या क्या दिक्कतें आई, थोड़ा सा आप कैंप के बारे में अपने बताइए। एवरेस्ट वाला या? जी, एवरेस्ट।
एवरेस्ट का देखिए, जब मैंने शुरुआत किया तो शुरुआती दौर में सबसे बड़ा अगर देखा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, क्योंकि जाने में करीब 6 से 7 लाख रुपए लगे थे मेरे। अच्छा। हाँ, साइकिल ही 2 लाख की थी, तो महंगी, हर चीज वहाँ पे एक्सपेंसिव है, आपका कपड़े से लेके खाने से लेके सब कुछ एक्सपेंसिव है। लेकिन मैंने जहां तक कंप्रोमाइज हुआ वहां तक किया। मैंने ऑक्सीजन नहीं लिया, ऑक्सीजन का अगर लेता तो 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लगता, एक्स्ट्रा लग जाता उसको। तो ऑक्सीजन नहीं लिया। मैंने कोशिश किया बिना ऑक्सीजन क्लाइम करूंगा, वो भी एक अचीवमेंट बना बाद में। लेकिन वो मैं पैसे की वजह से कट आउट किया था कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। तो और दूसरी चीज ये थी कि सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं था रास्ते का, कि कैसे जाना है, कैसे क्या करना है। और इतना लेट हो गया सब कुछ होते होते कि जब ऑफ सीजन हो गया तब मैं क्लाइंबिंग पे गया। जिस टाइम मैं गया था पूरा एवरेस्ट की क्लाइंबिंग वगैरह सब बंद हो गई थी, तो उस टाइम मुझे ना तो होटल खुले मिलते थे, ना तो वहाँ लोग मिलते थे। छोटे मोटे संसाधन मतलब खच्चर मिल गए 1 किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर पे। यहाँ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बहुत आसान है, लेकिन वहाँ 1 किलोमीटर मतलब आपका पूरा दिन निकल जाता है, पूरे 100 किलोमीटर के बराबर है। बराबर है। क्योंकि जिस टाइम मेरे को सांप काटा था उस टाइम पे मैं पहिया में था, शुरुआती दौर है। आप जाएंगे तो सलेरी में आपकी साइकिल गाड़ी से अगर जाएंगे तो गाड़ी वहाँ पार्क हो जाएगी और वहां से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, लेकिन साइकिल तो मैं लेके गया था। तो सलेरी से साइकिलिंग करके मैं ऊपर गया, और पहिया है, पहिया के बाद थामदाड़ा है। वो रूट ऐसा माउंटेन, ये माउंटेन है, अगर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो ये घूम के आएंगे पूरा, लेकिन ये पूरा गिर गया था रास्ता। अब मुझे ये पहाड़ी पूरा चढ़ के और नीचे आके फिर यहाँ पे रास्ता ज्वाइन करना था। तो मैं चढ़ना शुरू किया, यहाँ पहुंचा और वहीं सांप काट लिया मुझे। मैं साइकिल वहीं छोड़ के फिर वहां से 35 किलोमीटर नीचे आया सलेरी, वहां अपना ट्रीटमेंट कराया, फिर ऊपर गया, फिर वहां से शुरू किया। तो काफी डिफिकल्ट रहा। कभी ऐसा लगा आप सेल्फ डिमोटिवेट हो गए कि यार अब छोड़ो यार, क्या कर रहे हैं ये जीवन में? देखिए, डिमोटिवेशन तो हर जगह। अभी आपको ऐसे बताऊं कि पिछले 8-9 महीने से, जब से मैं मेडिकल से निकला, आईसीयू से बाहर आया, तब से लेके अभी तक मैं स्टेबल नहीं हो पाया। अभी भी अनस्टेबल ही चल रहा हूँ। कुछ चीजें सही चल रही हैं, कुछ चीजें नहीं चल पा रही हैं, तो हर कदम पे। लेकिन वही होता है कि जब आपके अंदर कुछ जज्बा होता है, कुछ करने का जुनून होता है, आप पैशनेट होते हो, तो हो जाता है इजली। क्योंकि होता है एक कहते हैं सपने वो देखो जो सोने ना दे। सही बात। ठीक है, तो मेरा सपना ऐसा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे सोने नहीं देती। मैं रात को सोता हूँ तो मुझे बस वही दिखता है। ठीक है, तो ठीक है, अभी घर मैं आप लोगों को बता दूं, ये 17 ईयर, 17 साल की एज में ये भारत यात्रा किए और 18 साल की एज में एवरेस्ट पे चढ़ गए। मतलब कुछ ही लोगों में इस तरह की जज्बा होती है कि ऐसा कर पाए। 17-18 साल में तो क्या कर रहा था आदमी? घूमता है, पढ़ाई करता है, यही तो करता है। माउंटेन की चढ़ाई करते समय कुछ आप बताएंगे बच्चों को कि क्या यादगार पल रहा आपके लिए? कुछ देखिए, यादगार तो सब कुछ था, लेकिन उसमें कुछ ऐसे मोमेंट थे जो कि मैं अभी तक नहीं भूल पाया। जैसे सब लोग जाते हैं तो एवरेस्ट उनको नहीं दिखाया जाता। आप कहते हो थोड़ा सा पहाड़ दिखाई शुरू होता तो कहते हो हिमालय एवरेस्ट दिख रहा है, हिमालय दिख रहा है। लेकिन एवरेस्ट सच्चाई रूप से बताऊं तो केवल और केवल काला पत्थर से दिखेगा, और दूसरा अगर बेस कैंप जाएंगे तब दिखेगा। तो मेरा जो सपना था कि एवरेस्ट को देखना है, क्योंकि 2028 तक होते होते मैं सबमिट करूंगा, साइकिल से ही करूंगा। क्योंकि वहां पे चढ़ने का आपका परमिट 20 लाख से ऊपर का लग जाता है। टोटल कॉस्ट 50 लाख के आसपास जाता है तो चढ़ने का। तो उतना बजट अभी मेरे पास नहीं था, अब हो जाएगा। अब इतना मैंने कर लिया कि अब हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, हो जाए, एकदम हो जाए। और आप इसको दूसरा चीज ये रहा कि मैं एवरेस्ट काला पत्थर से भी देख पाया और बेस कैंप से भी देख पाया। पूरा विजिबिलिटी था और पूरा धूप था। भगवान ने मेरा पूरा साथ दिया कि कहीं बारिश कुछ नहीं। और दूसरी चीज ये कि जब मेरे को सांप काटा था तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ अब तो खत्म है। लेकिन जो लोगों ने उत्साह बढ़ाया धीरे से, सोशल मीडिया, क्योंकि वहां पे नेटवर्क भी नहीं आते हैं। वहां पे एक दिन का जो आपका वाईफाई का चार्ज होता है वो 1 ऐसे ऊपर का होता है। अच्छा, एक वहां पे वाईफाई फ्री है, बट वहां पे कार्ड मिलता है 24 घंटे का। वो कार्ड आपको लेके रिचार्ज करना पड़ता है, वो 999 रुपए का होता है। अच्छा, तो वो मतलब कभी कभी करता था रिचार्ज। लेकिन जब मैंने कंटिन्यू, मुझे एक फॉरेनर ने गिफ्ट कर दिया 7-8 कार्ड, क्योंकि वो वापस जा रहे थे, वो ट्रैकिंग करके। वो मकालू गए थे, तो मकालू से वापस आते वक्त मुझे मिले रास्ते में, क्योंकि रूट वही है, सारे माउंटेन का रूट वही है। आगे से जाके अलग अलग होते हैं, अलग अलग बढ़ते हैं। हाँ, गोरखशेप एक सेंटर है, गोरखशेप से सारे माउंटेन अलग अलग होते हैं जी। तो फिर मैंने जब देखा उत्साह लोगों का, तो नहीं रुकने का मन किया कि अब चलो जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि
होता ना, जब आप निकले यहाँ से, तो मैं सच से बताता हूँ, यहाँ से निकला था तो मुश्किल से 50 लोग आए थे जो कि मुझे स्पॉन्सर किए थे। उसमें से कुछ लोग आए थे, और जब मैंने देखा कि बड़े बड़े सोशल मीडिया से, पीआर से पोस्टिंग शुरू हो रहे हैं हाँ, कि बिल्कुल हो ऑल गया द था। बेस्ट, ऑल द बेस्ट, तो एक बिल्कुल। अंदर मोटिवेशन आया कि करना है। हम लोग देख रहे थे उस समय, काफी लोग आपको हाँ क्रेज दे रहे थे। अच्छा, ये अगर आज के डेट में गांव का कोई लड़का ये सपने अगर देखता है तो कितना टफ है, क्या लगता है आपको, कितना टफ है इसको करना? ठीक है, सपने बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो कि किसी को देख के देखते हैं। अगर सपना आपका है, आपको करना है, तो पूरा 100% होगा, क्योंकि आप उसे पूरा करने में जी जान लगा दोगे। अगर वो सपना आपका नहीं है, अगर आपने खुद से नहीं देखा, किसी को देख के आपने कहा कि मुझे ऐसा बनना है, आप अगर आप देख के करें मुझे बियर, मैंने कहा ना मैं फॉलो करता हूँ बियर गिल्स को, लेकिन मैं उसके जैसा नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो अपना फील्ड ऑलरेडी बना चुका है, मुझे अपना फील्ड बनाना है। तो मेरे जैसा अगर कोई बनना चाहेगा तो मुझे फॉलो करके मुझ तक नहीं पहुंचेगा, वो मेरे एक रास्ते के एक पॉइंट तक पहुंचेगा जहां तक मैंने छोड़ा होगा। लेकिन अगर वो नया रास्ता बनाएगा तो वो एक अलग पॉइंट पहुंचेगा जहां पे कोई और पहुंचना चाहेगा। तो अब सपने अपना बनाओ, खुद का सपना बनाओ, उसे पूरा करने का जी जान लगा दो। हाँ, थोड़ी तकलीफें आएंगी, आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका समाज सपोर्ट नहीं करेगा, आप फाइनेंशियली फिट नहीं होगे, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे बड़ा, अगर मेरे फील्ड में तुम्हें बताऊं, सबसे बड़ा रीजन है पैसे की वजह से लोग छोड़ देते हैं। जी, वो भी आपके पास आ जाएगा, जब आप करना शुरू करोगे वो भी आएगा, क्योंकि शुरुआती दौर में किसी के पास कुछ नहीं होता है। आपने अभी आप ये पीछे एक डिजिटल बोर्ड लगा के रखे हो और यहाँ पे मेरी फोटो लगी हुई है, लेकिन जब ये डिजिटल बोर्ड बन रहा था तो कुछ नहीं था उनके पास, बहुत बड़ा सा कंप्यूटर था, लेकिन बनते बनते इतना पतला हो गया, इतना पतला कि अब ये इसको हम यहाँ पे बहुत इजी लगा सकते हैं और चला सकते हैं। लेकिन उनके उस टाइम तो इनके पास संसाधन नहीं रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी, तो हर फील्ड में दिक्कत है, हर फील्ड में हुआ है, लेकिन सपना अगर आपका है तो पूरा 100% होगा। जब अब आपने ये कर लिया है और एक बेस कैंप आप होके आ गए, अभी तो आगे बहुत कुछ आपको करना है, ये सब करने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? सबसे पहला तो जब मैंने इंडिया टूर किया तो मैं शांत हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, पहले मैं मतलब शुरुआती दौर में तो बिल्कुल समझ में आ गया, देश बहुत हाँ, बड़ा है। पहले ऐसा लगता था ना कि वो एक बहुत बड़ी दुनिया है, ऐसा है, फेम है, ये है, वो है। लेकिन जब मैंने पूरा भारत देखा और भारत के अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग कल्चर को एक्सप्लोर किया, तो मुझे पता चला कुछ नहीं है, सब यही है। ये वो आप घूमने के बाद पता चला कि हमें लगता है ये वो है कि अंदर से कि हमारे पास इतना फेम आ जाए, हमारे पास ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ नहीं है। आप जितने में हो उतने में सुखी हो, आप जितने में हो उतने में दुखी हो। आप अगर सुखी रहना चाहोगे तो 2 रुपए भी है उसमें सुखी रहोगे, अगर आप दुखी हो तो अगर करोड़ों पड़ा है आप दुखी रहोगे। दुखी रहो। मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, जहाँ पे सबसे अगर देखा है जो वसंत विहार है, सबसे रही एरिया है जी, उसके बगल में सीमापुरी वो लगता है किशनगढ़ में। और अभी हमने हमारे जो कैमरामैन है और हम एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने गए थे सीमापुरी। आपके 8 या 9 के बुक में आएगा वो चैप्टर, सीमापुरी के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी शायद सिलेबस में होगा तो पढ़ेंगे आप लोग सीमापुरी के बारे में। हम लोग सीमापुरी को डॉक्यूमेंट कर रहे थे, अभी आने वाले हमारी डॉक्यूमेंट्री। तब हमें पता लगा कि एक जो कहते हैं ना राजधानी है, देश की धड़कन है दिल्ली, उस दिल्ली में किस तरीके के लोग रहते हैं। जब मैं साइकिलिंग किया तो वो चीज नहीं देख पाया था, लेकिन अभी के टाइम पे वो देख के आया कि जीवन जीने के लिए लोग, एक टाइम का रोटी लाने के लिए लोग पूरा दिन कचरा बीनते हैं। सही बात है। ठीक है, और वही क्या क्या नहीं करते हैं लोग। हाँ, वही जो उनका ठेकेदार है, जो मालिक है, वो उनसे काम करा के बैठ के खा रहा है। तो बस ये है कि जीवन को जीना सीख लिया मैंने अपने यात्राओं से और सभी एडवेंचर से। जी, अब हम लोग अपने बातचीत के आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं, और इतना कुछ करने के बाद, ये सब सीखने के बाद, जो आपने अभी बताया कि जीवन को मैंने सीख लिया है, आप कुछ इन बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी आप लोग कहते हैं न्यू हो अपने देश का, अपने समाज का, अपने परिवार का, इवन आपके टीचर्स का। जब आप कुछ अच्छा करोगे अपनी फील्ड में तो सबको गर्व होगा, सभी गर्व से कहेंगे कि ये हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है, ये हमारे विद्यालय का स्टूडेंट है। आपके आस पड़ोस के लोग कहेंगे ये हमारे गांव का लड़का है। आपके
जिले के लोग कहेंगे हमारे जिले का लड़का है, लेकिन जिस टाइम आप स्ट्रगल कर रहे होगे ना, उस टाइम कोई नहीं कहेगा कि ये हमारे जगह का लड़का है। बिल्कुल सही। सच्चाई है। ये जब आप शुरुआत करोगे इस टाइम पे, अगर आपको डांसिंग में या सिंगिंग में या एडवेंचर में, मेडिकल में, रिसर्च में, किसी फील्ड में जाना है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। वहां आपको गाइड करने कोई नहीं मिलेगा। ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैं आपको गाइड करूंगा, आपको बताऊंगा, उंगली पकड़ के कोई नहीं ले जाने वाला। जब तक आप नहीं अपने अंदर डेडिकेट करोगे, जब तक अपने आप को आप शार्प नहीं करोगे। कहते हैं ना, पेंसिल गढ़ते हो ना, पेंसिल जितना गढ़ते हो उतना शार्प लिखता है ना, उतना अपने आप को गढ़ना पड़ेगा। जब अपने आप को गढ़ोगे, अपने डेडिकेशन लाओगे, तभी सबसे अहम चीज जो होती है ना, वो होती है पैशन। अगर आपके अंदर पैशन है, और सबसे दूसरी चीज, अगर आप रेगुलर हो, कांस्टेंट काम कर रहे हो उस फील्ड में, कांस्टेंट आप लगे हो कि मुझे करना है तो करना। लेकिन मुझे पता है आने वाले 2 सालों में आपको मैं सिंपल सी चीज बता दूं, मेरे पापा अभी दिल्ली आए थे, मैंने सर से बताया, 20 साल का मैं हो गया, पहली बार पापा के साथ सेल्फी लिया। मेरे आंख से सच बताऊं, उस टाइम आंसू आ गया था। दिल्ली इंडिया गेट के सामने जब मैंने पापा के साथ सेल्फी लिया, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं जीवन का एक पड़ाव पूरा किया। 20 साल के बाद वो पड़ाव पूरा हुआ, जो कि मैंने आज से 8 साल पहले सोचा था कि मैं अपने पापा को जॉब छुड़ा दूंगा, उनको एक अच्छी लाइफ दूंगा। अभी तक नहीं दे पाया, लेकिन मुझे उम्मीद है अगले 2 सालों में अच्छी लाइफ दे पाऊंगा। तो अपने आप को हमेशा डेडिकेट रखो, एक मेंटेन रखो अपना जो सीट है। कहते हैं ना कि एक टाइम टेबल बना लो, मुझे इस टाइम में ये चीज करना है तो करना है। जैसे मैंने बालमुकुंद को, आपके टीचर हैं, मैंने उनको देखा कई बार, वो स्कूल में प्रेजेंट भी होते थे, एब्सेंट भी होते थे। मैक्सिमम प्रेजेंटेशन उनका क्लास में हर दिन होता था, लेकिन कभी पढ़ते मैंने नहीं देखा उनको, कोई भी नहीं देखा पढ़ते हुए। लेकिन क्लास में कोई भी क्वेश्चन उठा के सर ने अगर पूछा, तो सबसे पहला जवाब बालमुकुंद का हाथ ऊपर होता था उस टाइम पे। तो आपके बीच ऐसे टीचर हैं जो कि आपको सिखाते हैं, तो बहुत गर्व की बात है। जिस टाइम, इवन आपको सच्चाई बताऊं कि मैंने मैथ की कॉपी सबसे, अगर किसी का कॉपी किया तो बालमुकुंद का किया है, मैथ में। ठीक है, तो आपके पास इतनी सारे मतलब अचीवमेंट वाले टीचर हैं, तो अगर आप सीखना चाहो तो पर्सनली उनसे पूछ सकते हो, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। इवन अगर लगता है मेरे फील्ड में आना है, अगर आपके अंदर ऐसा है कि आपको चाहिए कुछ गाइडेंस, तो आप उनके थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हो, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन चलना आपको है, करना आपको है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जाओगे, किस तरीके से करोगे। सही बात है। और दूसरी चीज, कभी भी किसी का रिस्पेक्ट करना मत भूलना, ठीक है? क्योंकि आज के टाइम पे ना लोग मॉडर्न होने के चक्कर में अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, उसे भूलते जा रहे हैं, उसे एकदम से खत्म होते जा रहा है। आज के टाइम पे कोई किसी का वैल्यू नहीं रख रहा है। लेकिन मैंने क्या सीखा कि अगर आप किसी का वैल्यू करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इवन आपके टीचर हैं, आपके पेरेंट्स हैं। मैंने अभी बताया ना, अपने पापा के साथ 20 साल बाद सेल्फी लिया, उसका कुछ रीजन रहा। रीजन ये रहा कि मेरे पापा के सामने कभी खड़ा नहीं हुआ। हमारे संस्कार में कभी ये नहीं बताया कि पिता के सामने खाना खाना है, नहीं खाया मैंने। डर अंदर से था। आज के टाइम तो बहुत मॉडर्न हो गया, आपके पेरेंट्स आपको स्कूल तक छोड़ने आते हैं। मेरे पापा कभी पीटीएम अटेंड नहीं किए, साथ में मूवी देखते हैं, साथ में खाना खा रहे हैं। अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पे हर सैटरडे संडे अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो छुट्टी लेके ऑफिस से बच्चों के साथ डिनर पे जाते हैं। हमारे वहाँ ऐसा कभी नहीं होता। हम रो सकते थे कि हमारा ऐसा कभी हमारे घर में फैसिलिटी नहीं है। दो कमरे का मकान था, झोपड़ वाला। मेरे पिता ने वहां से निकाल के आज मुझे एक अच्छा घर दे दिया, जहां मैं सुकून से रहता हूँ। 2 जगह घर है, सिटी में भी घर है और गांव में भी घर है। तो वो संघर्ष उनका अलग रहा, लेकिन अगर वहां तक मुझे छोड़ दिया और वहीं पे मैं रह जाऊं, तो फिर मेरे रहने ना रहने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट सभी को, और मेंटेन रखो अपने आप को कि कभी गलती करते, देखो गलती इंसान से होती है। मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे प्लान किया, अनप्लान हो गया, फेल हो गया, लेकिन मैंने संघर्ष नहीं छोड़ा। तो आज मैं यहाँ हूँ और आगे आने वाले टाइम में और आगे बढ़ूंगा। गलतियां मेरे से आगे भी होंगी, मैं उसको सीखूंगा, कोशिश करूंगा। करते एक डायलॉग है एक फिल्म का कि हम यूपी बिहार से हैं। कोई भी अगर काम कर रहे हैं उसमें हार गए तो हम फेल नहीं होते हैं, हम सीख के फिर आगे बढ़ते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करके मूवी है, 12th फेल। तो ऐसे आगे बढ़ते रहो। 1 महीने मेरा बुक पब्लिश होगा, और ना मेरी कहानी उसमें क्या रहेगी, उसमें आपके आने वाली बुक की ढेर सारी अग्रिम बधाइयाँ। आई होप कि मार्केट में छा जाएगा वो, हम लोग भी पढ़ेंगे।
थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए, अच्छा लगा, हमारे बच्चे को बहुत कुछ सीखे। जब आपसे बात हुई 4 दिन पहले तो आप दिल्ली में थे, काफी बेस्ट शेड्यूलिंग का है, क्योंकि नवंबर में फिर से इनकी एक साइकिलिंग है, फिर जा रहे हैं पहाड़ों में, तो उसकी तैयारी इनकी चल रही है। बहुत ही बिजी थे, लेकिन जब बात आई क्षेत्र की आई, बच्चों की आई, तो इन्होंने कहा कि मैं आऊंगा सर। इवन आज सुबह तो- 5 बजे से पहले मैं दिल्ली में ही था। हाँ, सुबह ही दिल्ली में थे, दिल्ली से सीधे आए ये। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, और बहुत ही धन्यवाद आपका।